यस। अभी तक अपनी एक सीरीज चल रही है बेसिक कॉजेशंस, कारण डिजीजेस के। जैसा कि अपनी प्रैक्टिस में और अपने रिसर्च वर्क में अपन ने यूज़ किया है, प्रैक्टिस की है, महसूस किया है, उससे बहुत अच्छी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया है। ऐसे कॉजेशंस पे अपनी बात अपन ने चालू करी थी, जिसके अंदर अपन लेक्चर ले रहे थे। एक बेसिक कॉजेशन, एंगर और होने वाले उसके इफेक्ट्स। ठीक, उस पर तीन एक लेक्चर हो चुके हैं। बट कोई भी चीज़ एक जैसी चलती है थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी आ जाता है। इसलिए बीच बीच में हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमारा और ज़्यादा नॉलेज रिच हो सके। आज हम होम्योपैथिक रिपर्टरी के कुछ खास मेंटल सिम्टम्स पे बात करेंगे। और आमतौर पे देखने में, उनको पढ़ने में, जब हम आमतौर पे स्टूडेंट्स जो हैं उन रूब्रिक्स के जब मीनिंग्स देखते हैं डिक्शनरी में, तो आमतौर पे ये फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि इसका क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल कैसे होगा। तो उसका क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस तरीके से इस्तेमाल होता है, किस तरीके से उनका प्रयोग किया जाता है, एक इसके बारे में बातचीत की जाएगी। और जब हम एक सहज प्रैक्टिस करते हैं, इससे आपको एक पता चलेगा, आप लोग भी करोगे जब भी। जैसा कि मैंने जब केस टेकिंग के ऊपर लेक्चर लिया था, तो मैंने बताया था कि डाउन टू हैनीमैन के बाद बहुत सारे लोग आए, डॉक्टर हैनीमैन के बाद, और उनने केस टेकिंग पे अलग अलग लोगों ने बड़े स्पष्ट इंडिकेशंस दिए हुए हैं। वो उनकी प्रैक्टिस से और उनके व्यक्तित्व से वो चीज़ निकल के आई, क्योंकि हर किसी का देखने का नज़रिया अलग होता है। इसलिए होम्योपैथी के मामले में जो गलती करते हैं लोग बाग, वो गलती आप मत करना। रिलीजन के साथ जो हुआ, धर्मों के साथ जो हुआ, वैसा व्यवहार होम्योपैथी के साथ नहीं करना कि किसी भी एक चीज़ को पकड़ लिए। देखिए, सारे रिलीजन का उद्देश्य क्या होता है भाई? सारे रिलीजन ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, ऊपर वाले तक पहुंचने के मार्ग। उसी तरीके से होम्योपैथी की सारी अप्रोच पेशेंट को क्योर करने के, क्योर तक हम पहुंचे, सही रेमेडी हम सेलेक्ट कर पाएं, सही तरीके से दवा दे पाएं। जिंदगी भर आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस इसलिए कहा जाता है, मेडिसिन को प्रैक्टिस क्यों कहा जाता है हमेशा? और एक वकील, लॉयर जो प्रैक्टिस करता है, उसको भी प्रैक्टिस कहा जाता है, लाइफ टाइम प्रैक्टिस कहा जाता है। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हैं, चाहे कानून हो, चाहे बीमारियां हो, ये दोनों ही चीज़ें इंसान की समस्याओं से डील करती हैं, और इंसान की समस्याएं अनंत होती हैं। ठीक है ना? इंसान की समस्याएं देश के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो अगर, जैसा कि हमने व्यवहार रिलीजन के साथ किया, कई लोग होम्योपैथी के साथ कर रहे हैं कि किसी एक चीज़ को पकड़ लिया
कि नहीं, अब कहने लगे कि यही सही और दूसरा गलत। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी एनर्जी दूसरे को गलत कहने में कभी खर्च मत करना। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि नेगेटिविटी में अपनी एनर्जी बिल्कुल भी खर्च मत करना। अगर साइंस को मानने वाले सन 1700 समथिंग में जब न्यूटन ने लॉज बताए थे और सारी चीज़ें बताई थी मैकेनिक्स के बारे में, उसी को पकड़ लेते तो आइंस्टाइन को इनकार कर देते। जबकि वक्त के साथ आदमी की चेतना का, मनुष्य की चेतना का विकास होता जाता है, बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी देखने लग जाता है जो नहीं देख पाते थे। डॉक्टर हैनीमैन के टाइम में बहुत सारी चीज़ों की लिमिटेशंस थी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे विकसित नहीं हुए थे। जेनेटिक्स के बारे में किसी को कोई नॉलेज था नहीं। अब जेनेटिक्स के बारे में नॉलेज आया तो उससे निकल के देखो कैसे डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर ने कैसा एक पूरा सिस्टम विकसित कर दिया। वो उनके अंदर से निकल के आई हुई उनकी नेचुरल अभिव्यक्ति है, नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन है। और ये चीज़ें कैसे निकल के आती हैं ये हमको भी अपनी प्रैक्टिस में करके पता चल रहा है कि कैसे एकदम से आविष्कार एकदम से होता है, एकदम से आपका ध्यान जाता है। आज जो अपन डिस्कस करेंगे उससे आपको पता चलेगा। तो आज हम एक बड़ा ही दिलचस्प रूब्रिक, और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अपने केसेस या किसी भी महान या अच्छे जो डॉक्टर हुए हैं उनके केसेस के थ्रू अगर आप अपनी स्टडीज करते हैं तो आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपका सीखना बहुत तेज होता है जब आप केसेस के थ्रू करते हैं। क्योंकि केसेस क्या है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जो भी नॉलेज हम लेते हैं, जो भी नॉलेज हम पढ़ते हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को ध्यान में रख के जब हम देखते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा विजन ज़्यादा क्लियर होता है। कैसे, अभी अपन बात करेंगे। एक बड़ा ही दिलचस्प रूब्रिक है हमारे पास, हमारी रिपोर्टरी में, रिवोल्यूशनिस्ट। क्या रूब्रिक है? रिवोल्यूशनिस्ट। खोलें आप। क्या मतलब होता है इस रूब्रिक का? डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? सी, इसमें 4 रेमेडीज दी हुई हैं। कॉस्टिकम, सिनाबरिस, मर्क एंड मर्क आयोड फ्लेवर्स। जबकि प्रैक्टिस में देखा जाए तो प्रोमिनेंट रेमेडीज आर 2 रेमेडीज, कॉस्टिकम एंड मर्क सॉल्ट। रिवोल्यूशनिस्ट क्या मतलब होता है इसका? रिवोल्यूशनिस्ट का मतलब होता है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी। अब ये क्रांतिकारी रूब्रिक हम यूज कैसे करेंगे? एक और रूब्रिक दिया हुआ है, अनार्किस्ट रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी अनार्किस्ट। इसमें भी 2 रेमेडीज दी हुई हैं। मर्कसॉल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड सेकेंड वन इज कॉस्टिकम। क्रांतिकारी कैसे आएगा भाई हमारे क्लिनिक में? कैसे हम पहचानेंगे कि इसको ये रूब्रिक लग रहा है? तो अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, मेरा एक केस, बड़ा जबरदस्त केस, उसके थ्रू हम इस चीज को समझेंगे। 3-4 महीने पहले एक केस आया मेरे पास। 60 साल के आसपास के
एक सज्जन, एक व्यक्ति, अराउंड 60 ईयर्स एज होगी उनकी, स्कूल में टीचर, वो और धर्म से, रिलीजन से बंगाली, वो और उनकी बीवी, उनकी वाइफ, दोनों ही टीचर, बच्चे नहीं। ठीक, किस प्रॉब्लम के लिए आए? कि उनको पेटिट माल एपिलेप्सी टाइप के सिम्टम होते हैं। कभी जब दौरा पड़ता, कभी जब अटैक आता, तो कैसा आता? ट्रांजिएंट एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कैसे आता पता है? देखा कभी? अचानक से आदमी ब्लैंक हो जाएगा, फिर अचानक से ब्लैंक हो जाएगा फ्यू सेकेंड्स के लिए, फिर जस्ट लाइक दैट, फ्रीक्वेंट एंड ट्रांजिएंट, बड़ी जल्दी जल्दी और क्षणिक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अक्सर बहुत जल्दी जल्दी, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में ये ऐसा अटैक्स आता। जांचें हुई तो जांचों में निकल के आया कि एज रिलेटेड एट्रोफिक एंड स्क्लेरोटिक चेंजेस इन ब्रेन, उम्र की वजह से ब्रेन की एट्रोफी हो रही है, उसका साइज सिकुड़ रहा है और स्क्लेरोटिक चेंजेस आ रहे हैं। क्या होता है ये? व्हाट डू यू मीन बाय स्क्लेरोटिक चेंजेस? क्या मतलब होता है? स्क्लेरोटिक हम किसको बोलते हैं? जहां तक बॉडी की बात आती है, अक्सर आपने देखा होगा कि नर्व्स के मामले में बोला कि स्क्लेरोटिक चेंजेस आ गए, वो हिस्सा रिजिड हो गया, सख्त हो गया, उसकी नरमी और लचीलापन चला जाए और उसकी रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी जो है वो खत्म हो जाए, उसका जो भी एक्शन है वो खत्म हो जाए, लॉस हो जाए। इस तरह के स्क्लेरोटिक एरियाज ब्रेन में और एट्रोफी हो रही है ब्रेन की, ये चीज वो लेकर आए। ठीक, जब उनकी केस टेकिंग की गई और उनकी पूरी कहानी सुनी गई तो ये पता चला कि ये जिसके साथ वो आ रहे हैं, जिस लेडी के साथ, जो उनकी वाइफ है, ये उनकी सेकेंड वाइफ है। काफी वक्त पहले उनकी मैरिज हुई थी, एक पहली मैरिज, उससे उनको शायद एक बच्चा भी, शायद एक बेटी भी थी। कुछ ऐसा हुआ, शायद वाइफ की डेथ हो गई या ऐसा कुछ हुआ
कि दुर्घटनावश या जिस भी वजह से, बीमारी से या जिससे भी, पक्का मुझे याद नहीं, तो उस बच्ची के ननिहाल वाले, यानी कि उनकी फर्स्ट वाइफ के माँ बाप जो हैं, कि ये व्यक्ति इस तरह का कुछ शायद कोर्ट वगैरह में साबित करके कि ये व्यक्ति ना आर्थिक रूप से ना वैसे ही बच्ची को संभालने लायक नहीं है करके उससे वो बच्ची को छीन के ले गए। वो आदमी रह गया बेचारा अकेला। ठीक, अब उनकी वाइफ मुझे ये बताती हैं कि अभी जो प्रेजेंट वाइफ हैं, कि इतने सालों से ये अभी भी उस चीज को अक्सर याद करते हैं और बहुत दुखी होते हैं। काफी साल हो गए इस बात को, काफी वक्त हो गए इस बात को, कम से कम 20-25 साल होने को आ रहे होंगे, शायद ज्यादा। बहुत याद करते हैं अपनी बच्ची को, अक्सर बहुत दुखी हो जाते हैं, अक्सर बहुत दिनों तक उनकी याद में उदास रहते हैं। तो एक इस हिस्ट्री से अपने को एक तो समझ में आया रूब्रिक जो हमारे पास है, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ प्रोलॉन्ग्ड। कैसा दुख, सिर्फ ग्रीफ नहीं, सिर्फ दुख नहीं, ग्रीफ प्रोलॉन्ग्ड, ऐसा दुख जो लंबे समय से चला आ रहा हो, बहुत समय से, बहुत सालों से। अगर कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई स्त्री, कोई पुरुष अगर किसी बात को लेके, किसी भी घटना को लेके अगर बहुत लंबे समय से अगर दुखी है, तो हमारे पास एक रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ प्रोलॉन्ग्ड। There are 6 remedies given, and one of the remedy is causticum. ठीक, एक चीज तो उनकी कहानी से हमको निकल के आ गई कि ये आदमी बहुत ज्यादा लंबे समय से, बहुत वक्त से ये व्यक्ति दुखी है। ठीक, लेकिन चूंकि कोई भी रूब्रिक में अगर एक से ज्यादा रेमेडी है, उसका कहने का मतलब क्या होता है? क्या होता है उसका कहने का मतलब? कि केस जो है वो इनकम्प्लीट है। कौन सी दे दोगे भैया? ये जो 6 रेमेडीज दी हुई हैं, उसमें से कौन सी दे दोगे? अब क्या करें? कॉजेशन तो आ गया हमारे पास। कॉजेशन तो आ गया। अब जैसा कि डॉक्टर हेनीमैन ने अपनी ऑर्गेनन में बताया है, और बहुत सारे आने वाले होम्योपैथ्स ने इस चीज को कंफर्म भी किया है, कि डिस्पोजिशन,
आदमी की प्रवृत्ति क्या है, कैसी है। प्रवृत्ति का मतलब आमतौर पे आदमी का मूड, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार जो जनरल है, उसका बिहेवियर जो जनरल है, वो किस प्रकार का है। ये जानने के लिए अब हमको काफी कुछ उनकी वाइफ ने तो बताया, लेकिन जब उनसे बात हुई कि और भी कैसे हैं, क्या हैं, कैसे करते हैं, तो मैं उनको बता रहा था, मैं उनको कुछ कुछ चीज बता रहा था कि देखिए ऐसा ऐसा है, ऐसा होता है। चुपचाप बैठे थे अभी तक वो, उनकी वाइफ ही बता रही थी ज्यादातर उनके बारे में। मैं उनको बताना चालू की कि देखिए ऐसा है, ऐसा होता है, इस तरह की चीजें होती हैं, कुछ मैं उनको बता रहा था। चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने क्या बोला मुझसे पता है? देखिए आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं ये सब चीजें नहीं मानता, मैं तो ये चीजें मानता हूं। सीधा सीधा उनने मेरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, बिना किसी झिझक के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बात के। तो एक प्रवृत्ति तो उनकी हमारे पास निकल के आ गई कि डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट, बात को काटने का, कॉन्ट्राडिक्ट करने का, उसके विरोध में कह देने की प्रवृत्ति। एक डिस्पोजिशन तो हमारे पास निकल के आ गया कि डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट। फिर उनने मुझे बताना चालू किया, जब मैंने उनसे पूछा, बोले नहीं मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं रहती है। हाँ बोले मैं जो स्कूल में जाता हूं, लेकिन आजकल जो मैं ये देख रहा हूं कि जो ये स्कूल में मैं जाता हूं, मैं बिल्कुल एक्यूरेट अपने टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मैं देख रहा हूं कि और दूसरे पता नहीं क्या होगा बच्चों का भविष्य। ये टीचर है बोले, चले आ रहे हैं कभी 15 मिनट लेट, कभी आधे घंटे लेट। क्लास में जा रहे हैं तो हा हा ही चल रही है टाइम पे अपना वो कोर्स कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं, जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं। मैं जितनी देर रहता हूं बोले क्लास में, 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठता हूं बोले, पूरे वक्त क्या कहते हैं खड़े होके बिल्कुल, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है बोले, मैं ये काम कर रहा हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों का भविष्य बने, बच्चों को पूरी सारी चीजें समझ में आए, उनको सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए, सारी चीजें, उनको ट्यूशन पढ़ने जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बोले मैं गया, मैं प्रिंसिपल से बोलता, हमारे प्रिंसिपल का भी ढीला ढाला रवैया है। मैं प्रिंसिपल से बोलता हूं कि देखिए सर, वो फलाना टीचर वो टाइम पे अपनी क्लास नहीं पहुंचता, वो फलाना टीचर वो लेट आता है, वो फलाने जो हैं गपशप में ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं, बच्चों का कोर्स समय पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। बोले हमारे प्रिंसिपल का भी ढीला। ठीक है सर आप मत परेशान होइए, अब बुजुर्ग आदमी से वो क्या बोले। ठीक है सर आप परेशान मत होइए, हमारा उनका प्रिंसिपल बोलता है ठीक है सर आप परेशान मत होइए, है ना, अपन कर लेंगे। बोले ऐसे जवाब देते हैं, कर लेंगे। और उस दिन तो मेरे से ये कहने लगे कि यार मैं क्या कर सकता हूं इसमें। तो मैंने बोला आप क्या कर सकते हो, आपके पास कुर्सी है, आपके पास पावर है, मेरे पास होती ना, साल भर में सब कुछ बदल के रख, सब कुछ चेंज कर देता, सबको लाइन से लगा देता मैं। फिर मैं देखता अगर मेरे पास एक कुर्सी होती है, पावर मेरे पास होता, तो फिर मैं ये देखता कि कैसे क्या कहते हैं कोई टाइम पे नहीं आता, कैसे टाइम पे कोर्स कंप्लीट नहीं होता, कैसे कोई अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता। ठीक, तो पहली चीज
जब उन्होंने बोला कि मैं अपने टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, 1 मिनट भी मैं बच्चों का वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं कुर्सी में बैठते नहीं, पूरे वक्त खड़े होके मैं पढ़ाता हूं। और सुनो, इतनी उम्र में भी वो बहुत यंग एज में आरएसएस से जुड़ गए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और उसकी जो आइडियोलॉजी जो उनने सीखा वहां पे कि भाई अपने काम को खुद करना, स्वावलंबी बनना, समय से ये करना, जो कुछ भी, वो सब चीजों को बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि मैं अपने टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, मैं तो अपने पास एक रूब्रिक है, ये प्रवृत्ति का, ये डिस्पोजिशन का रूब्रिक है, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इस तरह के लोग आपको मिल जाते हैं। क्या है? अपने पास एक रूब्रिक है, ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का जबरदस्त या बहुत अधिक सेंस होना। There are 29 remedies given. अपने कर्तव्यों का जबरदस्त सेंस होना, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। और वो आदमी क्या करना चाहता है कि अगर पावर मेरे पास हो तो मैं पूरी व्यवस्था पलट के रख दूं, ये जो व्यवस्था ढंग की नहीं चल रही है। और जो भी व्यक्ति व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो भी व्यक्ति जो चल रहा है उससे संतुष्ट नहीं है और वो उस चीज को चेंज करना चाहता है। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आ गया, वो आया है अपनी बीमारी के लिए, वो आपको केस टेकिंग दे रहा है और अचानक से वो आपसे कहने लगा, देखो सर ये क्या चल रहा है? कैसे हो गए हैं आजकल के पॉलिटिशियंस, ये अपने उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा वैमनस्य फैला रखा हुआ है, ऐसा धर्मों के नाम पे लोगों को लड़ा रखा हुआ है ना। मेरा बस चले ना तो मैं इनको ना बिल्कुल एकदम सबको एकदम राइट कर दूं, इन सबको बिल्कुल बदल दूं इनको सबको। तो जब भी आप किसी के भी अंदर किसी की भी बातों से ये फीलिंग आपके अंदर आए कि ये चल रही व्यवस्था से असंतुष्ट है और इस व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है, तो रूब्रिक आता है आपके पास, रिवॉल्यूशनिस्ट। वैसे भी वो बंगाली हैं और बंगाली आमतौर पे आपको क्रांतिकारी स्वभाव के ही मिलेंगे। अपने हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो क्रांतिकारी थे सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी बंगाली ही थे कि नहीं थे? है ना, स्वभाव से क्रांतिकारी होते हैं। डॉक्टर घोष, जिनका बड़ी इज्जत से नाम लिया जाता है होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी में, वो खुद एक क्रांतिकारी थे। ये स्टोरी सुनाई थी नेशनल एकेडमी ऑफ होम्योपैथी इंडिया के प्रेसिडेंट रेस्पेक्टेड सर कासिम चिमठानावाला सर ने, कि डॉक्टर घोष एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। अंग्रेजों से बचने के लिए एक जहाज में छुप गए थे, पानी के जहाज में। वो पानी का जहाज चला और अमेरिका पहुंच गया। और जब वो अमेरिका पहुंच गया, वो डॉक्स में उतरे और इधर उधर देख रहे थे तो डॉक्टर केंट की नज़र उन पे पड़ी। डॉक्टर केंट उनको अपने साथ ले गए और एज ए डॉक्टर केंट के असिस्टेंट उनने काम किया था। और फिर यहां आके उन्होंने होम्योपैथी को प्रोपगेट किया था। ठीक, तो ये भी बंगाली। और आरएसएस में जो ये जुड़े थे ये भी इसलिए क्योंकि आरएसएस जो है वो एक कोई भी ऐसा संगठन जो गलत तरह की चल रही है, जिसको भी वो गलत मानते हैं ऐसी व्यवस्था, उसको वो परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये आइडिया चूंकि स्वभाव क्रांतिकारी है, ये आइडिया पकड़ लिया
कि कोई भी अराजकता चल रही है, शासन अच्छे से नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, तो हम उसको ठीक करेंगे, हम उसमें बदलाव लाएंगे। ये आइडियोलॉजी, जो कि क्रांतिकारी स्वभाव के आदमी हैं, ये उनको पकड़ गई और उनने वो जान कर लिया। तो इस तरह की संस्थाओं से जुड़ने वाले लोग जो क्रांति लाना चाहते हैं, मुझे अक्सर लगता था कि ये जो दिल्ली का केजरीवाल सीएम है, जो कितना खांसी से परेशान रहता था, उसकी खांसी बहुत फेमस है, लोगों ने जोक भी बनाया उसका, वो कॉस्टिकम से ठीक हो जाती, वो कॉस्टिकम की ही खांसी थी वो, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये विश्वास है। क्योंकि एक तो इस तरह की संस्थाओं से जुड़ना, इस तरह की बातें करना कि हमको ये जो चल रही है व्यवस्था ये ठीक नहीं है, सब जनता को उल्लू बना रहे हैं, हमको इस चल रही हुई व्यवस्था में परिवर्तन लेके आना है, दैट इज द रूब्रिक रिवॉल्यूशनिस्ट। और आप कॉस्टिकम की खांसी का प्रकार अगर देखेंगे ना, तो आपको मैच हो जाएगा केजरीवाल की खांसी से। लेकिन होम्योपैथी का नॉलेज नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग बेचारे भुगतते रहते हैं, क्या करेंगे उसके लिए, है ना। अब यहां पे उनके देखो कितने सारे रूब्रिक अपने पास आ गए, ठीक है ना। और एक और सुनो, बड़े डिसिप्लिन्ड आदमी, क्योंकि इस तरह के संगठन से जुड़े हुए बड़े डिसिप्लिन्ड आदमी, उनकी वाइफ बताती हैं ये बिल्कुल टाइम पे उठ जाते हैं, टाइम पे इनका नाश्ता हो जाना चाहिए, अपने कपड़े वगैरह खुद धोते हैं समय पे, बिल्कुल एकदम, चाहे कुछ भी चल रहा हो, इनका डिसिप्लिन नहीं टूटता, टाइम पे पहुंच जाएंगे बिल्कुल एकदम, कहीं पे भी 5 मिनट पहले। इस तरह का कोई अगर डिसिप्लिन व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है और हमारी केस टेकिंग में हमको पता चला, तो हमारे पास एक बहुत जबरदस्त रूब्रिक है। हमारी होम्योपैथी बहुत रिच है, हमारे पास एक जबरदस्त रूब्रिक है। और क्या है वो रूब्रिक? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, हमको पता चल गया, ये उसके व्यक्तित्व की खासियत है जो इतनी स्ट्राइकिंग है कि लोगों की नजर में पड़ती है, लोग उसके बारे में बात करते हैं कि कितना डिसिप्लिन आदमी है यार ये। द रूब्रिक इज प्रॉपर टू, बहुत ज्यादा प्रॉपर, एकदम प्रॉपर। द रूब्रिक इज प्रॉपर टू, ठीक। और चूंकि इस तरह के संगठन से जुड़े हुए, जो कि एक जिस भी चीज को वो आदर्श मानते हैं, उस आदर्श को लेके चलने वाले कि भाई शिक्षा की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हर टीचर अपना समय पे आए, अपनी समय से ड्यूटी पूरी करे, बच्चों के भविष्य का ध्यान रखे, जो अपनी क्या कहते हैं वो जिस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं उस चीज का पूरा काम करके दे। ऐसा आदर्शवादी व्यक्ति, आइडियलिस्टिक। तो ये पूरा केस जो निकल के आया, अब अपन बात करते हैं, तो इससे एक और फॉर्मूला इसके अंदर छुपा हुआ है और ये प्रैक्टिस करते करते आपको पता चलता है। और आप अपनी प्रैक्टिस में इसको प्रयोग करके देखना। हमने प्रयोग करके देखा, बड़े बड़े क्रॉनिक डिजीजेस में अगर आपकी रिपर्टरी की पकड़ स्ट्रांग है, रिपर्टरी में आपने बहुत अच्छा मेहनत करी हुई है, आपको मानव स्वभाव का ज्ञान है, आप अपनी मेडिसिन को पढ़ने में मेहनत करते हैं, तो आप इस छोटे से फॉर्मूले से जो हमारी प्रैक्टिस में निकल के आया, आप बड़े बड़े केसेस बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक तो चीज निकल के आई। अब ये जो पूरा केस है, अब मैं आपको 7 रूब्रिक गिना देता हूं, 7 रूब्रिक गिना देता हूं, ठीक है। 7 रूब्रिक टोटल निकल के आए। सबसे पहले जो निकल के आया, जिसके लिए वो आए थे, अगर अपने को नहीं मालूम है, अपन ने वो नहीं देखा है क्या कि उनकी रिपोर्ट कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन बाहर से क्या दिख रहा है, स्ट्राइक, व्हाट इज स्ट्राइकिंग सिम्टम, जिसके लिए पेशेंट खुद आया, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, चीज आपसे आके खुद टकराई, आपको निकालनी नहीं पड़ी। स्ट्राइकिंग सिम्टम्स, एंड दैट इज फ्रीक माइंड के अंदर दिया हुआ है, अनकॉन्शियसनेस के अंदर दिया हुआ है, फ्रीक्वेंट स्पेल्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस के फ्रीक्वेंट स्पेल्स, जल्दी जल्दी आने वाले दौरे। ऐसे उनकी बीवी ने बताया मुझे
कैसे दौरे पड़ते मालूम है? देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे पड़ते, फिर ऐसे। दिस इज स्ट्राइकिंग सिम्टम। सेकेंड सिम्टम कॉजेशन का है, एलिमेंट्स फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ, और डिस्पोजिशन, प्रवृत्ति, डिस्पोजिशन उसकी प्रवृत्ति, उनका यूजुअल मूड, एक बहुत डिसिप्लिन यानी कि प्रॉपर टू, दूसरा आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी। आइडियलिस्टिक अपने पास रूब्रिक दिया है, जितने भी आदर्शवाद की बात करें। एक पेशेंट आया मेरे पास, लड़का, यंग लड़का, ऐसी उम्र में 18-20 साल का लड़का, जब ऐसी उम्र में यंग लड़के मौज मस्ती के मूड में रहते हैं, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, ये सब चीजें पसंद करते हैं, उस टाइम वो अच्छे घर का होने के बावजूद भी, सब सक्षम घर के होने का बावजूद भी, वो बस से आता, बस से जाता। मैंने बोला क्यों भाई, तुम तो बाइक खरीद सकते, तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट होता है? बोले नहीं, इतना पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, सबको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखो, देश की एनर्जी कम खर्च होती है, देश का पैसा कम खर्च होता है। वो यंग लड़का मेरे से बोल रहा, अभी मैं अपनी बाइक ले लूंगा तो पैसे भी ज्यादा खर्च, और अच्छे घर का लड़का कि कैसी भी, कितनी भी महंगी बाइक खरीद के दे सकते हैं उसके पिताजी, वो मुझसे आदर्शवादी बातें कर रहा है। इससे पॉल्यूशन भी कितना कम होता है, जितनी गाड़ियां रहेंगी उतना पॉल्यूशन। सोचो कितना अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम कि ऐसी उम्र में जहां आदमी खिलंदड़ स्वभाव का होता है, मैच्योरिटी और बुर्दबारी, बुर्दबारी एक उर्दू शब्द है, इसका मतलब एक गंभीरता व्यक्तित्व में आई हुई नहीं रहती है, एक खिलंदड़ सा स्वभाव रहता है, एक लापरवाह सा एटीट्यूड रहता है, एक मौज मस्ती वाला एनवायरनमेंट रहता है। ऐसे टाइम पे वो यंग लड़का 18-19 साल का इतनी बड़ी बड़ी और आदर्शवादी बातें कर रहा है और फॉलो भी कर रहा है। द रूब्रिक इज आइडियलिस्टिक। देयर आर मेन 4 रेमेडीज। फर्स्ट ग्रेड में कॉस्टिकम, इग्नेशिया एंड प्लेटिना, एंड थर्ड ग्रेड में लाइकोपोडियम। कंप्लीट रिपर्टरी की बात कर रहा हूं। ठीक, इसलिए कहता हूं डॉक्टर मोल कि जब भी रूब्रिक लो तो 2-3 बड़ी बड़ी रिपर्टरी कंसल्ट करो, और जब जिसमें ज्यादा रेमेडीज दी हुई हैं उसको अंडर कंसिडरेशन लो। शॉर्टकट मारने का प्रयास मत करना, क्योंकि अगर इसी आइडियलिस्टिक को तुम सिंथेसिस रिपर्टरी में अगर देख लो तो कौन कौन सी रेमेडीज हैं? एक्वापेट, कॉस्टिकम, चाइना और इग्निस कैल्क। अगर आप देख लें आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी, तो इग्नेशिया और प्लेटिना तो दिए ही नहीं है, जो कि कंप्लीट रिपर्टरी में फर्स्ट ग्रेड में दिया हुआ है, और लाइकोपोडियम का तो आता ही पता नहीं है। ओनली कॉस्टिकम, रिकॉग्नाइज्ड रेमेडी जो हैं, जो मिल जाती हैं, जो पॉलीक्रस्ट है, उसमें 2 ही रेमेडी दी हैं, कॉस्टिकम एंड चाइना। ऐसे में आप चूक जाएंगे। ठीक, तो डिस्पोजिशन, मैंने बोला स्ट्राइकिंग सिम्टम, फ्रीक्वेंट स्पेल्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस, कॉजेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ, डिस्पोजिशन बहुत डिसिप्लिन है, प्रॉपर टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य को लेके जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सेंस है, आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी है, एंड कॉन्ट्राडिक्ट डिस्पोजिशन। और तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिजायर। किस चीज की डिजायर है? परिवर्तन लाने की डिजायर है।
जो चल रही अराजक व्यवस्था है इसको बदल के एकदम सिस्टमेटिक व्यवस्था लाने की इच्छा है। और मैं कह चुका हूं, द सिम्टम्स रिलेटेड टू डिजायर आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिम्टम, बिकॉज सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ये कहते हैं वी आर हियर बिकॉज ऑफ अवर डिजायर। इफ वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ अवर डिजायर, क्या कहा है गौतम बुद्ध ने? डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, ऑल एलिमेंट्स, ऑल सॉरो। सो देखो, कॉजेशन, डिस्पोजिशन, डिजायर, अब ये तीन चीज को पकड़ के जरा क्रॉनिक डिजीज में प्रैक्टिस करके देखना। इस ट्रायंगल पे, ट्रायंगल के तीन कोने, कॉजेशन, डिस्पोजिशन एंड डिजायर। वो दवा देने के बाद उनका सीवियरिटी थी, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज है, इट विल टेक टाइम। वो जो दूसरों की हरकतों पे जो नाराज होते थे, इरिटेट होते थे, अक्सर दुखी हो जाते थे अपने बच्चों के बारे में सोच के, वो होना बंद हो गया। ऐसा उनकी मतलब जनरल सिम्टम्स में रिलीफ आ गया। उनकी जो इस दौरे को दबाने के लिए, रोक के रखने के लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन चल रही थी वो एब्सोल्युटली स्टॉप हो गई और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई। अभी पूरी तरीके से वो ठीक नहीं हुए हैं, बट नाउ ही इज इन रोड टू क्योर। वो दिखने लग गया है, जनरल सिम्टम में रिलीफ आ गया है, एलोपैथिक मेडिसिन छूट गई हैं और सीवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी जो है वो टू मच रिड्यूस हो गई है। मैंने बोला कि भाई कि उनकी व्यूज में क्या परिवर्तन है? पहले इरिटेट हो जाते थे, पहले अक्सर दूसरों को देख के अरे यार वो अपना काम ढंग से नहीं करता है, ये अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है, ये कैसे लाइन के बीच में तोड़ के घुस गया, बिल्कुल आग बबूला हो गए। बोले ये सब चीजें बंद कर दी, बोले इनने कूल ज्यादा रहने लग गए हैं। बात समझ में आई है? तो देखो, केस के थ्रू जब हमने इन रूब्रिक्स को समझा तो हमको इनकी आत्मा पकड़ में आए कि भाई इसको हम अपनी क्लिनिक में ले कैसे सकते हैं, ये मिलेगा कैसे। इसलिए अक्सर जो बदलाव लाने चाहते हैं इस तरह के संगठनों से जुड़ने वाले लोग, आपको क्रांतिकारी स्वभाव के लोग, मेनली दे आर कॉस्टिकम एंड मर्कसॉल टाइप ऑफ पीपल। फर्क क्या होता है? दोनों ही डिफाइंट होते हैं। एक और रूब्रिक लगे हाथ में अपन बात कर लें। अभी केस की बात तो हो गई, आपने इन रूब्रिक को समझ लिया, ठीक। दोनों ही डिफाइंट होते हैं। डिफाइंट का मतलब क्या होता है? किसी भी दबाव को बर्दाश्त नहीं करने वाले। अगर कोई अन्याय कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, तो ये बगावत कर देते हैं, ये बागी हो जाते हैं। रूब्रिक इज डिफाइंट। सी, खोले जरा। एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी इन डिफाइंट रूब्रिक इज कॉस्टिकम। बिल्कुल अन्याय सहन नहीं करता, तुरंत विरोध करने लग जाएगा, तुरंत विरोध पे उतर जाएगा। सरकारी ऑफिसेस में जहां लोग बाग चुपचाप घूस दे के चले जाएं, वहां कॉस्टिकम झगड़ा कर लेगा। नहीं, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये अन्याय है, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, मैं आपके ऊपर तक जाऊंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा, ऐसे नंगा कर दूंगा सबको, सबकी पोल पट्टी खोल दूंगा। दिस इज कॉस्टिकम। बात में क्या मतलब होता है डिफाइंड का? डॉक्टर अमोल, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिफाइंड? कैसे पहचानेंगे कि आदमी डिफाइंड है अपने क्लिनिक में बैठ के? boldly resist any authority. यस, अपने ऊपर
किसी भी दबाव को, किसी भी प्रकार का दबाव, चाहे वो अन्याय हो, चाहे वो कुछ भी हो, ओपन रेजिस्टेंस, खुला विरोध कर दे, बच्चे में भी मिल जाता है डिफेंस। मां बोलती है अक्सर, डॉक्टर साहब इससे ना प्यार से बोल के कोई भी काम करवा लो, और जरा भी अपन ने दबाव डाला, ये बोला ये तेरे को करना पड़ेगा, नहीं कर रहा, जो करते बने कर लो, दैट इज डिफेंस। ओपन रेजिस्टेंस टू एनी प्रेशर, एनी अन्याय, एनी अथॉरिटी, कि कोई उसके ऊपर अथॉरिटी जमाने की कोशिश करे, कोई उसके ऊपर अधिकार दिखाने की कोशिश करे, दबाव डालने की कोशिश करे, तो वो तो अक्सर डिफाइंट रूब्रिक वाले बच्चों की माएँ क्या बोलती हैं, या उसके साथ वाला क्या बोलता है, प्यार से इनसे तो कुछ भी करवा लो, लेकिन जहां अपन ने थोड़ी सी दादागिरी बताई या दबाव डाला, ये साफ साफ बोल देते हैं नहीं कर रहे, जो करते बने कर लो, मारना है लो मार लो। अब क्या करोगे? दैट इज डिफाइंस। दैट इज हाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड योर रूब्रिक्स। तभी आप उस चीज का सही तरीके से इस्तेमाल समझ पाओगे। दोनों ही डिफाइंट होते हैं, मार्क्सॉल, लेकिन और ये दोनों ही अन्याय के प्रति मार्क्सॉल और कॉस्टिकम आवाज उठाते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन अलग होता है। ठीक है ना? मार्क्सॉल हिंसा का रास्ता इख्तियार करता है सिफिलिटिक होने की वजह से। इसलिए व्यवस्था से परेशान होके जो लोग डाकू बन जाते हैं, जो लोग नक्सली बन जाते हैं, जो लोग आतंकवादी बन जाते हैं, दे आर मार्क्सॉल टाइप ऑफ पीपल, जिनके साथ अन्याय हुआ या जो चल रही व्यवस्था, चल रही सरकारी व्यवस्था से प्रताड़ित हुए, परेशान हुए, और जिनने आंदोलन का रास्ता अपना लिया, जस्ट लाइक अन्ना हजारे, केजरीवाल, मेधा पाटकर, दे आर कॉस्टिकम टाइप ऑफ पीपल। और बाकी नक्सलाइट्स, चंबल के डाकू, ये वो, दे आर मार्क्सॉल टाइप ऑफ पीपल। ये हिंसा फैला के, डिक्टेटरशिप दिखा के, डर दिखा के, दबाव दिखा के व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। बात समझ में आई? दैट इज हाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस योर रूब्रिक्स। ठीक, स्टॉप इट।